बच्चों फिर से आपका स्वागत है मेंडल कोचिंग सेंटर में। बच्चों यूपी बोर्ड के लिए मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज बच्चों नॉमेनक्लेचर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक सरल शब्दों में सीखेंगे और ये जानेंगे किस प्रकार से हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानते हैं। आप लोग इससे परिचित होंगे। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फोर कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCN6। इसके नॉमेनक्लेचर के लिए बच्चों कई रूल्स हैं। साधारण नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा होता है, उसके अंदर उप सहसंयोजन क्षेत्र होता है और उसके बाहर बाईं ओर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव एरिया होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहाँ पर समाप्त होता है उसके लास्ट में एक निगेटिव क्षेत्र होता है। 3 क्षेत्र होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। धनायन क्षेत्र, ऋणायन क्षेत्र, उप सहसंयोजन क्षेत्र। 3 क्षेत्र हैं। इतना क्षेत्र आपका उप सहसंयोजन क्षेत्र कहलाता है। धनायन क्षेत्र में हमेशा धनायन परमाणु को लिखा जाता है। ऋणायन क्षेत्र में हमेशा ऋणायन परमाणु को लिखा जाता है। यदि किसी कंपाउंड पर प्लस या माइनस का चार्ज होता है तो उसे हम धनायन या ऋणायन के नाम से जानते हैं। लेकिन इस तरीके के कंपाउंड अगर जिस पर कोई चार्ज नहीं लिखा होता है, उन्हें हम उदासीन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो बच्चों नाम लिखते समय सबसे पहले हम धनायन क्षेत्र का नाम लिखेंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन पहले पड़ता है। मान लीजिए अगर यहाँ कोई परमाणु अगर दिया गया है, अणु दिया गया है, तो उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे हम। इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रवेश करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जैसे हम प्रवेश करेंगे, हमें 2 चीजें मिलेंगी। एक तो केंद्रीय धातु परमाणु होगा और दूसरा जो मिलेगा उसे हम लिगेंड कहेंगे। नॉमेनक्लेचर की बात अभी हम कर रहे हैं, उसके बाद में हम आपको लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में परिचित कराएंगे। सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। अगर एक लिगेंड दिया गया है तो उसका नाम वैसे ही लिख देंगे। और आगे एक छोटे से ब्रैकेट में हम केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे।
तो 6 अंदर है, 4 बाहर है, जिसका मतलब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी। तो इस प्रकार से बच्चों नॉमेनक्लेचर के लिए हमें इसके क्रम को इधर उधर नहीं करना है। अगर धनायन क्षेत्र में कोई भी परमाणु दिया है तो धनायन क्षेत्र का नाम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जैसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रवेश करेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक केंद्रीय धातु परमाणु होगा और दूसरा लिगेंड होगा। जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके साथ लिगेंड जुड़े हुए होंगे। लिगेंड आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो धनायन हो सकता है पॉजिटिव लिगेंड, दूसरा निगेटिव हो सकता है, तीसरा न्यूट्रल होता है। सबसे ज़्यादा जो लिगेंड की संख्या है वो निगेटिव है, उससे कम न्यूट्रल, और सबसे कम जो होती है वो पॉजिटिव लिगेंड की संख्या होती है। ठीक है। अगर कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती है, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड कभी कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उपस्थित होते हैं और उनके नॉमेनक्लेचर में काफ़ी समस्याएं आती हैं, तो जब एक से अधिक लिगेंड कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर उपस्थित हों तो उनका नॉमेनक्लेचर हम अल्फ़ाबेट के नाम से करते हैं। इन 3 चीज़ों का विशेष हमें ध्यान रखना होगा। फिर एक बार हम ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले उस धनायन क्षेत्र का नाम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ब्रैकेट के पहले दिया गया है। अगर दिया गया है तो नॉमेनक्लेचर करेंगे, नहीं दिया गया है तो छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रवेश करेंगे बड़े ब्रैकेट में, तो सबसे पहले हमारा ध्यान लिगेंड पर जाएगा। लिगेंड अगर एक है तो नाम लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। वैसे जो प्रोसीजर होता है, पहले ऋणात्मक लिगेंड लिखते हैं निगेटिव, फिर उसके बाद हम न्यूट्रल लिखते हैं, उसके बाद हम पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखते हैं। लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा निगेटिव लिगेंड दिए जाते हैं तो समस्याएं खड़ी होती हैं। ऐसी कंडीशन में जब एक से ज़्यादा लिगेंड दिए हों केंद्रीय धातु परमाणु में, तब हमें अल्फ़ाबेट का प्रयोग करना चाहिए और अल्फ़ाबेट के अनुसार हम उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। उसके बाद अगर ऋणायन क्षेत्र में कोई नॉमेनक्लेचर के लिए दिया गया है परमाणु, जैसा कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम 2 कर दें और उसके बाद में यहाँ पर 4 कर दें और यहाँ पर Cl2 कर दें, तो इस क्षेत्र में अगर हम सेकेंड के बाद में हम क्लोराइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? क्लोराइड। क्लोराइड लिख देंगे। एक चीज और यहीं पर ध्यान रखते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद, चाहे पॉजिटिव क्षेत्र में चाहे नेगेटिव क्षेत्र में, कोई भी आयन जुड़ा हुआ है तो उस आयन की संख्या नहीं लिखी जाती है, उस आयन का केवल नाम लिखा जाता है। दूसरी बात, जब कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज हो तब भी हम आयन लिखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब भी हम आयन लिखेंगे। एक क्रम से अगर हम नाम लिखेंगे तो हमें नाम लिखने में बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। इसके लिए आपको लिगेंड याद करने होंगे, लिगेंड का नाम याद करना होगा और ये आपको समझना पड़ेगा कि निगेटिव लिगेंड कौन से हैं और पॉजिटिव लिगेंड कौन से हैं, न्यूट्रल लिगेंड कौन से हैं। लिगेंड अगर केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड की अगर बात की जाए तो इनका संबंध क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें हम। केंद्रीय धातु परमाणु सदैव डी ब्लॉक एलिमेंट होगा
हमेशा। डी ब्लॉक एलिमेंट है तो समझ लीजिए कि वो सेंट्रल मेटल एटम है। केंद्रीय धातु परमाणु के पास डी ऑर्बिटल बैकएंड होता है, खाली होता है। उसके अलावा और भी कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं। जो लिगैंड होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु को डोनेट करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब यही है, जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो समझ लीजिए कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। लोन पेयर